ग्लोबलाइजेशन। नाउ ये मेरे को बहुत पसंदीदा कंसेप्ट है। इनफैक्ट हमारा हमने एक्चुअली तीनों देखा है हमारा जनरेशन में। हमारा जनरेशन ने 1991 में लिबरलाइजेशन होते हुए देखा है देश को। तुम प्राइवेटाइजेशन अभी देखोगे। ग्लोबलाइजेशन तुमने अच्छी तरीके से देखा है। मुझे याद है मैंने तुमको पहले भी शायद बताया था। हमारे एक रिलेटिव आए थे अमेरिका से। वो 3-4 पेन कुछ तो लाए थे। आज के तारीख में वो पेन 2-5 रुपए के होंगे इंडिया में, लेकिन मैं जब पेन को देख रहा था, हाथ में जो पेन को देख रहा था, मैंने बोला यार ये तो अमेरिका की पेन है। ऐसा अच्छा लग रहा था ना देखने को, क्योंकि हम लोग को फॉरेन की चीज की आदत नहीं। फॉरेन का चीज मिलता नहीं था। नासिक गांव की तरह था। बॉम्बे में जाना कम होता था। बॉम्बे में भी आसानी से नहीं मिले। बॉम्बे में जूहू बीच के नजदीक एक दुकान था अल्फा करके, 8-9 दुकान खोल ली उसने। वहां पे एक कस्टम्स का स्टोर था जहाँ फॉरेन के वस्तु रखते थे। फॉरेन के चॉकलेट्स सबका बहुत क्रेज था हम लोग को, फॉरेन का वस्तु। ठीक है ना। हार्ले डेविडसन ये सब तो संबंध ही नहीं था हमको। तो फॉरेन का कुछ भी वस्तु रहा, जैसे पेन रहा, ठीक है ना, वॉकमैन आता था तभी, अभी तो आईपॉड्स और ये सब आ गया है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जैसे इंडियन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट, वर्ल्ड बिकम्स वन मार्केट। तुम आसानी से बाहर के देश के गुड्स आने देते हो, आसानी से गुड्स जाने देते हो। कोई रुकावट नहीं बॉर्डर में, ना वो देश करेगा रुकावट ना हम करेंगे। जहाँ वर्ल्ड एक मार्केट है, जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है, जहाँ पे टैक्सेस कम है। तो अपने देश में टैक्सेस बहुत ज्यादा था। 70-80 टक्का, 100 टक्के का टैक्स था। अभी 70 टक्का कस्टम में। अपने एक समय तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम तो 97.5% इनकम टैक्स था। 100 रुपए कमाओ, 97 रुपीज गवर्नमेंट को दे दो, तुम्हारे पास 2 रुपए 3 रुपए रखो। ऐसा थोड़ी चलता है। आज अपना हाईएस्ट टैक्स 30-35 टक्के के ऊपर नहीं है। अपना कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स वो भी 75-80 था, वो भी कम हो गया। सो ग्लोबलाइजेशन देखा जाए तो 1980s में वर्ल्ड में शुरू हुआ था। सो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, अपना इकोनॉमी को लिंक करते हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जहाँ पे फॉरेन कैपिटल आराम से आता है, फॉरेन कंपनीज आते हैं, इंडियन कंपनीज जाते हैं फॉरेन में। आज तुम्हारा ताज ताज समुद्रा इधर है, श्रीलंका में है, मालदीव्स में है, आई थिंक दुबई में है, तुम्हारा यूरोप में है। एशियन पेंट्स कितने सारे जगह पे है, इन्फोसिस वर्ल्ड में काफी जगह पे है। सो और एप्पल इंडिया में आ गया। तो देख, इंडिया की बुलेट गाड़ी अमेरिका जा रही है। फ्रांस में शोरूम खोला है, बांग्लादेश जाती है। अपने बजाज पल्सर इधर जाते हैं, ब्राजील में जाते हैं। सो अपने टाटा के ट्रक्स बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। अमेरिका जैसा देश अपने से ट्रक नहीं, बस नहीं खरीदेगा, ट्रक नहीं खरीदेगा। अपने से 10 गुना बड़े और अच्छे उनके ट्रक्स रहते हैं। ये सब गरीब जो देश है साउथ अफ्रीका के देश, और साउथ अमेरिका मतलब ये तुम्हारा ब्राजील, वेस्ट इंडीज, चिली, अर्जेंटीना, ये सब नॉर्मल देश। यहाँ पे अपना काफी गुड्स जाते हैं। सो इंडियन कंपनीज जॉइंट एंटरप्राइज बार सेटअप करते हैं। अभी तुम देखो, जब मर्सिडीज इंडिया में आया था तो टाटा के साथ टाइप किया था। पहली टाटा की जो ट्रक थी उसका नाम था TMB 512, मतलब टाटा मर्सिडीज बेंज। बाद में मर्सिडीज वापस टाटा के साथ, जब मर्सिडीज बेंज के ट्रक आते थे, पहला ट्रक टाटा और मर्सिडीज बेंज के टाइप के साथ आया था। बाद में जो पहली कार थी मर्सिडीज की इंडिया में, वो भी टाटा के साथ टाइप किया था। फोर्ड जब इंडिया में आया था तो महिंद्रा फोर्ड था। टोयोटा भी अकेला नहीं आया, किर्लोस्कर मोटर्स करके एक है ग्रुप, उनके साथ टाइप करके TKM नाम है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। होंडा भी अकेला नहीं आया था, हीरो होंडा था, अभी तो अलग हो गया, होंडा अलग है, हीरो अलग है। फोर्ड भी अभी अलग है, फोर्ड इंडिया लिमिटेड है, पहले महिंद्रा फोर्ड था। रेनॉल्ट और ये था एक, अभी रेनॉल्ट भी अलग हो गया। सो धीरे धीरे कंपनीज जुड़ते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर जुड़ते हैं। अब जैसे मारुति और टोयोटा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए वापस जुड़ गए हैं। वापस मतलब पहले नहीं जुड़े थे, लेकिन मिलकर डेवलप करेंगे। सो बोलने का तात्पर्य है कि वर्ल्ड एक बड़ा मार्केट है। मुझे बीच में एक बुक चाहिए थी, जापानीज बुक। मैंने मंगाया, 1 महीना लगा पोस्ट से आने को अमेजोन से, लेकिन आया। कितने पन्ने थे उसके, मुश्किल से 100 रुपए, और कुछ 1300-1400 रुपए की बुक थी। लेकिन आजकल तुम वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। तुमको बताओ, अपने जो बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं उनके बहुत सारे
ड्रेसेस ऑनलाइन आते हैं, तुमको शायद पता नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं, उनको अपने मेजरमेंट्स तो पता रहते हैं। यूरोप में जो ऑनलाइन वो लोग, जैसे अपन अमेजन में देखते हैं कपड़े, वो लोग जो महंगे पार्लर, जो फ्रांस तो तुमको पता ही है, पेरिस फैशन शो परफ्यूम्स के लिए फेमस है। तो ये सब जगह से ये लोग चुनते हैं, मेजरमेंट देते हैं और फिर वो लोग भेज देते हैं। सो बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स वहां से खरीदते हैं। क्यों? आसान हो गया ग्लोबलाइजेशन। इनफैक्ट लोग, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एक चप्पल चाइना से खरीदी थी अलीबाबा से। अभी तो खैर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ऐप को। उनका भी एक दो दूसरे भी ऐप थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको भी बैन कर दिया, जहां से लोग खरीदते बेचते थे। उसका नाम क्या था ऐप जिसमें इम्पोर्टेड कोई भी कपड़ा इंडियन रुपीज में मिलेगा बट फॉरेन का होगा? कौन सा था वो ऐप? क्लब फैक्ट्री, क्लब फैक्ट्री। ये कई लोग मंगाते थे फॉरेन से, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि मेन चाइना का उसमें होल्ड था। आज भी पेटीएम में चाइना का पैसा है कुछ हद तक। ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन समझ में आया, जहाँ पे फ्री मूवमेंट है, कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। लोग आराम से इंडिया से बाहर जाते हैं, आते हैं। आजकल फॉरेनर्स भी इंडिया में आते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि इंडिया में पगार, मुंबई में खास करके फिनेंस, ये सब जगह पे फॉरेन जितना पैसा है। तो एडवांटेजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन में? सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने तुमको ऑलरेडी बोल दिया, कार बनाने का टेक्निक पहले जो था और अभी का जमीन आसमान का फर्क है। सब रोबोटिक्स आ गया है, अभी तो सारे कंपनीज रोबोटिक्स के थ्रू ही बनाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च इंडिया में होता है। ठीक है ना। उनका हैदराबाद में शायद रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा। सो जैसे जैसे कंपनीज इंडिया में आ रही है, वैसे वैसे रिसर्च, तुमको नया गाड़ी, नया मोबाइल डेवलप करना ही पड़ता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट काफी बड़ा है। बहुत सारे देश इंडिया को रिसर्च हब मानते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग इंटेलिजेंट माने जाते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बड़ा है, वो तो मैंने बताया ही है। फॉरेन के साथ, कंपनीज के साथ जब तुमको compete करना हो तो तुमको क्वालिटी देना ही पड़ेगा। बिना क्वालिटी के तो तुम टिक ही नहीं पाओगे इंडिया में। करेक्ट। सो तुमको खास ही केयर लेना पड़ेगा आज के तारीख में। फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, क्योंकि जो एप्पल फोन बनाएंगे वो एक्सपोर्ट होगा। मैंने बताया था टाटा ट्रक्स, बसेस एक्सपोर्ट होते हैं। बहुत सारे गाड़ियां इंडिया से बाहर जाते हैं। प्रॉफिट बढ़ा है इंडिया का, क्योंकि मारुति, जैसे मैंने बताया, कंपटीशन करते हुए नए नए गाड़ियां डेवलप किया, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। शेयर बाजार पहले कितना था? मेरे टाइम में 7-8 हजार, 10 हजार था। आज देखो 50 हजार का आंकड़ा क्रॉस हो गया। सो शेयर बाजार में, इंडिया का शेयर बाजार वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर बाजार में से एक है। सबसे बड़ा तो अमेरिका का है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो 12th में है। एम्प्लॉयमेंट, अभी एक साधा नासिक में यदि पिज्जा हट खुलता है, 20 लोग को तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलता है। डोमिनोज खुलता है, 20 लोग को, उसमें सर्वर्स रहते हैं, कैशियर्स रहते हैं, वेटर्स रहते हैं। ठीक है ना, क्लीनिंग के लिए लोग रहते हैं। सो कितना, अभी तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आइकिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम है, उनका फर्नीचर का शोरूम नॉर्मल शोरूम नहीं रहता है, 8 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, मतलब कॉलेज रोड से सीबीएस इतना बड़ा। तुम सोच लो, 5.5 से 6 लाख करोड़ का स्क्वायर फीट। और जैसे उन्होंने बॉम्बे में खोला, आइकिया नवी मुंबई में खुला है। पहले हैदराबाद में पहला खुला था, दूसरा नवी मुंबई, अभी उन्होंने बैंगलोर में एक जगह लिया है भाड़े पे। बैंगलोर में खुलेगा, पुणे में खुल जाएगा। सो कितने लोग को नौकरी दिया? जैसे ही नवी मुंबई में 1000 लोग को जॉब मिला। सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये लोग सस्ते में बना सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी जियो ने यूज किया था, रिलायंस जियो ने, इसलिए तो वो सस्ते में दे पाता है पुराना टेक्नोलॉजी। अब मैं तुमको मेरा एक सिंपल जेरोक्स मशीन बताता हूँ। पहले जब नया नया मशीन लिया था, तभी 35 हजार रुपए का, मुझे याद है, मैंने प्रिंटर लिया, 35 या 20 हजार रुपए का प्रिंटर लिया था एचपी का। 1 मिनट में 6 पेज निकालता था। फिर उसके 1000 सीरीज था वो। फिर बाद में मैंने 1010 सीरीज लिया, वो 1 मिनट में 15 पेज निकालता था। फिर आज के तारीख में मेरा प्रिंटर कम से कम 60 पेज निकालता है 1 मिनट में। मतलब, और जेरोक्स मशीन पहले 1 मिनट में मुश्किल से 10, 20, 30 पेज निकालते थे, या 30, 40 पेज। आजकल 200, 300 पेज निकालते हैं। मतलब बोलते ना, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट वाई। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो उतना ही लगेगा, बट कॉस्ट कम हो जाता है ना।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब तुम ज्यादा मैन्युफैक्चर करके कॉस्ट कम पड़ता है। अभी जितना प्रिंटर बिल खाता है उतना ही पहले खाता था, लेकिन फर्क ये कि उतना ही प्रिंटिंग बिल में आउटपुट ज्यादा निकलता है। करेक्ट। अभी देखो एसी ले लो, 5 स्टार जो एसी रहते हैं वो नॉर्मल एसी है उतना ही एसी, लेकिन कॉस्ट कम लगता है। अब मैं तुमको आज के गाड़ियां बता दूं, मेरे टाइम में सारे कार 10 12 14 का ही माइलेज देते थे। आजकल सब कार 15 20 का माइलेज क्लेम करते हैं, 20 से कम तो वो लोग देते ही नहीं है, बोलते 20 तो माइलेज मिल ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है इंडिया वाले माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बिकॉज फॉरेन कंपनीज आए हैं, वो एक बड़ा पार्ट प्ले किया है इंडिया के डेवलपमेंट में। क्योंकि तुम देखो ना डोमिनोज बर्गर, इसमें तुम और भी पॉइंट बोल सकते हो। कल मैंने डिस्कस भी किया था मॉडर्न आउटलुक, तुम्हारा देखने का नजरिया नेटफ्लिक्स ये सब से मॉडर्न हो जाता है आजकल। जैसे पार्टी लाइफ, बॉम्बे में तो डिस्कोथेक पार्टी लाइफ काफी है। नासिक में ये सब तो शायद इतना नहीं होता है जितना मुंबई में होता है। लेकिन ये जो कोविड के पहले का जो लाइफ था ना, तो बोलते नजरिया लोगों का ग्लोबल आउटलुक होता है, फॉरेन की तरह ड्रेसिंग और ये सब शुरू हो जाता है। ठीक है। और लास्ट में ओवरकमिंग बैलेंस ऑफ डिफिकल्टीज, ये क्या होता है? अभी इंडिया इंपोर्ट करता है 100 रुपए का, एक्सपोर्ट करता है 80 रुपए का। इंपोर्ट करेगा तो 100 रुपया डॉलर्स में जाएगा, एक्सपोर्ट करेगा तो 80 रुपए आएगा, फिर भी -20। इस -20 को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉर्मली हमेशा नेगेटिव रहता है। लेकिन जैसे फॉरेन के लोग आते हैं इंडिया में हजार हजार करोड़ लेकर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का लोड कम होता है क्योंकि बाहर से पैसा आता है इंडिया में। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो माइनस में था, अभी थोड़ा पॉजिटिव होने लगा है। लेकिन हालांकि पिछले ऐसा बोल सकते हैं 20 साल में 2 ही बार पॉजिटिव हुआ है, 2 से 3 बार, लेकिन हुआ है पॉजिटिव। वरना हमेशा नेगेटिव रहता था क्योंकि अपना क्रूड ऑयल तेल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे अपना ग्लोबलाइजेशन खत्म हुआ।